हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ संपूर्ण पेडागोजी। जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं उन सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको पेडागोजी देखने को मिलती है। देखिए, जो आपके एग्जाम में पेडागोजी आती है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, इतना बड़ा वेटेज होता है आपका पेडागोजी का। अगर आप लोगों ने पेडागोजी कर ली तो समझ लिया आपका सीटेट का एग्जाम पास हो गया। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपको पेडागोजी होती है, चाहे आपको सीडीपी के अंदर आए, ईवीएस आए, मैथमेटिक्स के अंदर आए, लैंग्वेज के अंदर आए, चाहे आपका सोशल साइंस और साइंस के अंदर आए, इस पेडागोजी को करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, किस प्रकार से करनी होती है, और फिर बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन के साथ आपको टैकल करनी होती है चीजें, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर पर बाद में चलेंगे। पहले कुछ जरूरी बातें आप लोग देख लीजिए जो पेडागोजी को सोल्व करने के लिए चाहिए होती है। बट पेडागोजी के लिए सबसे मेन चीज होती है आपकी प्रैक्टिस। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही पेडागोजी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। आई थिंक सीटेट में सबसे जो आसान चीज होती है, वैसे तो पूरा पेपर ही आसान होता है, बट पेडागोजी उससे भी ज्यादा आसान होती है। और मैं इस बात को कह सकता हूं बड़ी आसानी से, पेडागोजी इतनी आसान होने के बावजूद भी बच्चे पता नहीं से इतना क्यों डरते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे की पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने उनको जान लिया, समझ लिया, तो पेडागोजी आपको सबसे आसान लगेगी। और अगर आप लोगों ने पेडागोजी कर ली तो शायद ही आपका कोई नंबर जाने वाला है। आप लोग जैसे बहुत सारे इंटरव्यू मेरे देखते होंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके 130 प्लस या 140 के आसपास जिनके नंबर आते हैं, ठीक है, तो आप लोग देखते हो कि वो कुछ ही महीनों के अंदर 140 के आसपास नंबर लेकर आते हैं और फिर इंटरव्यू के अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सर हमने तो बस ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो वो ऐसी कौन सी चीजें पढ़ते हैं ताकि उनके इतने बड़े बड़े नंबर आते हैं, तो वो चीजें भी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू बताऊंगा किस प्रकार से पेडागोजी के क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज आपकी पेडागोजी को, जो आपके सब क्वेश्चन के ऊपर नजर और किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना होता है उसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनईपी 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों, यानी ये यहां पर पूछा हुआ है पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा हुआ है, उनको बढ़ावा देती है। बताओ कौन सी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देती है एनईपी 2020। ठीक है, तो पेडागोजी की बात हो रही है और वही आपको रणनीतियां बतानी है कि किसको ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। पहला दिया हुआ है आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस। देखिए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस ये होता है आपका नेगेटिव वर्ड। कौन सा? ये होता है आपका नेगेटिव वर्ड होता है। कैसे होता है? जब हम बच्चों को कोई चीज क्लासरूम में समझा रहे हैं, समझाने के बाद फिर हमने बच्चे से कहा कि बेटा अब इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो, जैसा हमारे स्कूल के अंदर होता था कि टीचर ने समझा दिया और फिर हम उसको बार बार प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। फिर होमवर्क दे दिया, होमवर्क के अंदर भी वही चीज दे दी प्रैक्टिस करने के लिए, फिर घर पर जाकर होमवर्क प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगले दिन स्कूल में आकर उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब बच्चा ज्यादा एक ही टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करता चला जाएगा तो वो चीज बढ़ती जाती है आपके रोट लर्निंग की तरफ। किसकी तरफ? वो चीज बढ़ती जाती है आपके रोट लर्निंग की तरफ बढ़ती जाती है। और हमको रोट लर्निंग बच्चे की नहीं करानी, हमको बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है, यानी कि समझ पर आधारित शिक्षा की ओर लेकर जाना है। किस पर? हमको बच्चों को समझ पर आधारित शिक्षा की ओर लेकर जाना है। इस वाली बात को आपका एनईपी 2020 ने भी माना है और एनसीएफ वगैरह ने तो इसको पहले ही कह दिया है कि बच्चों को हमको रोट लर्निंग नहीं करानी, बच्चों को हमको स्मरण नहीं कराना, रोट मेमोराइजेशन नहीं कराना। ठीक है, जैसे हम लोग याद करते थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मुंडी हिलती रहती थी, बस चीजें रटते रहते थे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, बस याद रहती थी चीजें और बाकी समझ नहीं थी उस सब चीज की। तो जहां पर भी आपके एग्जाम में ड्रिल एंड प्रैक्टिस आ जाए, समझ जाना आपका नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को हमको ये रोट लर्निंग की तरफ लेकर नहीं जाना है, इसको बढ़ावा नहीं देता आपका और ना ही आपको देना है। अगला ऑप्शन है रोट मेमोराइजेशन। ये बात आ गई आपके रोट मेमोराइजेशन की, यानी रट कर याद करना। तो पहला वर्ड आ गया आपका रटना। बच्चों को हमको कोई चीज रटानी नहीं है और ना ही उनको कभी कोई चीज याद करानी है। तो ये ऑप्शन भी आपका दूसरा गलत हो जाएगा। अब कहोगे सर हमको तो रटाया जाता था, याद कराया जाता था, तो हमारे तो ये हाथ तोड़े जाते थे। तो भाई आपको नहीं कराना बच्चों के साथ ये वाला काम। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। देखिए एनईपी 2020 ने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हुई है जहां पर बच्चा एक्टिव होकर अपनी चीजों को सीख सके, यानी सक्रिय होकर चीजों को सीख सके। ठीक है, चाहे एनसीएफ 2005 हो चाहे एनईपी 2020 हो, तो इन्होंने कहा है कि जितना बच्चा सक्रिय होकर चीजों को सीख पाएगा उतना ज्यादा ही उसकी लर्निंग यानी कि उसका अधिगम बढ़ता जाएगा।
ठीक है। तो सक्रिय होकर बच्चा सीखेगा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में, यानी जहां पर बच्चा क्वेश्चन पुटअप करेगा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में कि सर ये ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, कि मैम ये क्वेश्चन ऐसा क्यों नहीं आ सकता था। इस तरीके का बच्चा अपना क्वेश्चन पुटअप करेगा अपनी क्लासरूम के अंदर, ठीक है। यानी बच्चा कैसा है, बच्चा यहां पर एक्टिव है, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। अगला है आपका डिस्कशन बेस्ड मेथड। यहां पर बच्चा डिस्कशन कर रहा है, अपने दोस्त यार से डिस्कशन कर रहा है, यार इसका ये भी तो आंसर हो सकता था, इसका आंसर वैसे नहीं हो सकता था। अपने टीचर से डिस्कशन कर रहा है कि सर देखना मैंने तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया, ऐसे नहीं हो सकता है वाला, तो टीचर बताएगा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो डिस्कशन बेस्ड मेथड में भी बच्चा कैसा है, एक्टिव है। अगर मान लीजिए बच्चा इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, खाली अपना रूट मेमोराइजेशन कर रहा है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस कर रहा है, तो समझ लो वहां पर आपका टीचर अपना सेंटर्ड में है, यानी टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहा है और बच्चे सिर्फ उस काम को करते जा रहे हैं। वो मेथड हमको पेडागोजी के अंदर यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ आपके थर्ड एंड फोर्थ यहां पर आंसर आपके सही हो जाएंगे, बाकी ऊपर के दोनों आपके गलत है। तो एज ए टीचर आप लोग समझ गए आपको क्या काम करना है। बच्चों को आपको रटाना नहीं है, बच्चों को आपको याद नहीं कराना, बच्चों को आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करानी। बच्चों को आपको ऐसे मेथड का यूज करना है जहां पर बच्चा डिस्कशन करे, इंक्वायरी करे, क्वेश्चन पुटअप करे, एक्टिव हो सके, ठीक है। जितना ज्यादा एक्टिव हो सके ये सब आपको कराना है, बच्चा निष्क्रिय ना हो सके, ठीक है। बच्चा निष्क्रिय यानी बच्चा पैसिव ना हो सके, ठीक है। ये इन चीजों से बच्चों को आपको बचाना है। बच्चा एक्टिव हो सके, अपनी अटेंशन को जाहिर कर पड़े क्लासरूम में। ये नहीं कि अभी मेरी वीडियो देख रहा है और बस इधर उधर उसका ध्यान है या कमेंट बॉक्स में कुछ और ही चैट करने में लगा पड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार की पेडागोजिकल अप्रोच को यूज करना है एज ए टीचर, जो आपको भी यूज करना है, ठीक। आई थिंक आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राइमरी लेवल पर ईवीएस के शिक्षण के क्या उद्देश्य है। दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक पूछा जाएगा ईवीएस का उद्देश्य और एक पूछा जाएगा आपका मैथ्स का यानी कि गणित का उद्देश्य है। ये दो क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में कंफर्म आने हैं, जो आपके पूछे जाते हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ये दो डॉक्यूमेंट आपके लिए बड़े जरूरी हो जाते हैं। अब यहां पर ईवीएस के उद्देश्य पूछ लिए शिक्षण के, कि किस प्रकार का शिक्षण कराओगे आप ईवीएस का, अगर आपको ईवीएस पढ़ानी है बच्चों को। पहला दिया हुआ है ईवीएस। देखिए पहले तो आपको यह पता है कि जो ईवीएस होता है प्राइमरी लेवल पर, वो बच्चों को थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में ईवीएस पढ़ाया जाता है, जिसमें आपके बाकी के सभी सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। उसमें आपका साइंस आ जाता है, सोशल साइंस आ जाता है, उसके अंदर पेडागोजिकल अप्रोच आ जाती है, और ईवीएस तो होता ही होता है। तो इन सभी सब्जेक्ट को एक इंटीग्रेटेड नेचर के थ्रू यानी कि एक एकीकृत प्रकृति के थ्रू माना जाता है। ईवीएस का जो आपका सब्जेक्ट होता है, इसी के थ्रू आपके एक सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को पता नहीं है कि आपका ईवीएस का सेक्शन है या आपका साइंस का सेक्शन है, सोशल साइंस का सेक्शन है। तभी पिछली बार ईवीएस आपका थोड़ा कुछ खतरनाक आ गया था कुछ शिफ्ट के अंदर, ठीक है। और वो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो जो ईवीएस के जो शिक्षण के उद्देश्य है, पहला दिया हुआ है कि पर्यावरणीय विषयों के संबंध में जानकारी का विकास होना। जो भी एनवायरमेंट के संबंध है उसके बारे में बच्चों को जानकारी का विकास करना। जैसे मैं अभी आपकी जानकारी का विकास कर रहा हूं भाई, पिछली बार कुछ शिफ्ट के अंदर नए क्वेश्चन आ गए थे, और वो नए क्वेश्चन आपके कुछ साइंस से थे, कुछ सोशल साइंस से थे, कुछ नई वाली एनसीईआरटी से था। तो आपका विकास हो गया, हाँ सर कभी हमारी शिफ्ट में आ गया तो हमारा डब्बा गुल हो जाएगा। डब्बा गुल नहीं होगा, कराई जाएंगे आपकी चीजें। तो यह आपका उद्देश्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई चीज नहीं बताएगी तो आपका डब्बा गुल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो छोटे बच्चों को भी बतानी चाहिए ताकि उनकी समझ विकसित हो सके अपने एनवायरमेंट के प्रति, ठीक है। तो ये ईवीएस का उद्देश्य है। अगला है बच्चे की जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को और सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को पोषित करना। ये तो पोषित करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कि बेटा अगर तुझे कुछ जिज्ञासा आ रही है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो और पूछ। कहते थे ना टीचर कि बेटा तुम मुझसे एक बार समझ में नहीं आ रहा 10 बार पूछ, ठीक है। हालांकि बताते नहीं थे, लेकिन इस तरीके की जिज्ञासा वाले बच्चों को कहा जाता था, विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के विषय में। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। बच्चों की अधिगम क्षमताओं को विशेषकर एक मूर्त अधिगम अनुभव द्वारा बढ़ाना, बिल्कुल सही। देखिए बात हो रही है यहां पर आपके प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। तो छोटा बच्चा जो चीजें सीखता है वो सीखता है मूर्त चीजों से यानी कि कॉन्क्रीट चीजों से। जैसे मान लीजिए आपके सामने बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पर हमको बच्चों को प्लांट्स के यानी पौधों के बारे में समझाना है। तो हमने क्या काम करा, इस पर कुछ प्लांट्स ले लेते हैं, पौधे ले लेते हैं। एक तरफ बरगद का ले लिया, एक तरफ आम का ले लिया, एक तरफ नीम का ले लिया। तो ये कॉन्क्रीट शेप में दिखा दिया, यानी कि मूर्त अवस्था में हमने बच्चों को दिखा दिए। तो बच्चा जब इनको कॉन्क्रीट शेप में देखेगा फोटो के माध्यम से तो जल्दी सीखेगा, या बस उसको अमूर्त चीजों के माध्यम से समझा दिया कि बेटा आपने आम का देखा है, बरगद का देखा है, उनकी टहनियों के बारे में आप लोग इमेजिन करिए, ठीक है। तो उसके माध्यम से नहीं सीखेगा, मूर्त अधिगम के माध्यम से बहुत जल्दी बच्चा सीखता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा।
विद्यार्थियों को एक रेखीय अभिजात देना, यानी कि आपका लीनियर एक्सपोजर देना। देखिए, जब भी आपको मैंने एक बात बताई हुई है, जो भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कभी एक रेखा में नहीं होता। जो बच्चे की लर्निंग होती है, अधिगम होती है, एक रेखा में नहीं होती, मतलब हमेशा एक ही दिशा में जाता है। आप लोगों का जो अधिगम हो रहा है, क्या है कि एक स्पीड से सीख रहे हो कि डेली 1 घंटा पढ़ते हो और एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो? नहीं ना, कभी 2 घंटा भी पढ़ लेते हो और 2 सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, कभी 2 घंटा पढ़ लेते हो 4 सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, कभी 2 घंटा पढ़ लेते हो एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा जाता। तो अधिगम में उतार चढ़ाव होता रहता है ना। उसी प्रकार से डेवलपमेंट भी आपका कैसा होता है, स्पाइरल मैंने बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से जो विद्यार्थियों का जो रहता है ना, वो लीनियर एक्सपोजर नहीं दिया जाता स्टूडेंट्स को, ठीक है, उसमें भी उतार चढ़ाव रहता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ए बी सी का ए बी सी भाई आपका ये आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोगों को एज ए टीचर बच्चों के साथ इस प्रकार से चीजें करनी है जो इन्होंने बताई हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है। सचिन सर आप महान हो, अरे भाई ऐसी जी लेने दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए कन खजूरे को ले जाते हुए देखा। अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए और नीचे निर्देश दिए रहते हैं कि देखिए आप बच्चों को ऐसे एक्टिविटी के माध्यम से सिखाइए, ठीक है, तो इस प्रकार से गतिविधियों के माध्यम से सिखाइए, चर्चाओं करवाइए, ऐसे संवेदनशील बनाइए। ये सब निर्देश दिए हुए, पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, वरना जो मेरी क्लास चलती रहती है वो सब मैं निपटा दूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर जो चींटी है वो किसको ले जा रही है? कन खजूरे को, मरे हुए कन खजूरे को लेकर जा रही है। तो चींटी अपने से ज्यादा, आपको पता ही है कितना ज्यादा वेट उठाकर ले जाती है। तो इस आधार पर ये अनाया ने देखा, तो उसने क्या काम करा, इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती है भाई, और छोटी होने पर भी वह बड़े जानवरों को ले जा सकती है। इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल में किन कौशलों को सम्मिलित किया गया है, वो आपको बताना है कि किसको सम्मिलित किया गया है। पहला, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल यहां पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। अभी देखो मेरा जो खुद का बेड है, तो वहां पर खुद चींटियां आई हुई है, तो 2-3 दिन से मैं भी परेशान है यार, ये चींटियां रात को पता नहीं कहाँ जाती है, 2-3 तो गर्दन में काटेगी यार, ठीक है, तो मान गलती से गर्दन में मार तो बेचारी वो मर जाती है। तो मैंने खुद ऑब्जर्व करा आज कि यार आ कहां से रही है, तो बड़ी मुश्किल से मुझे पता लग गया, ठीक है, कि जो बेड का पीछे का जो सिराना है, तो वहां से एक लाइन चली आ रही है, ठीक है, तो वहां पर किसी ने कुछ खाने की चीज रख दी थी, शायद काम वाली आंटी ने, तो वहीं से वो लाइन चलती हुई आ गई उनकी, ठीक है। तो अब मैंने क्या काम करा, ऑब्जर्वेशन करा कि ये लाइन आ कहां से रही है, तो मैंने ऑब्जर्वेशन करा, अवलोकन करा, वरना भाई रात को सो नहीं पाऊंगा, पता चला और आगे और खा के चली गई और जीव हत्या मेरे हाथों से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद भविष्यवाणी, अब भविष्यवाणी तो मैंने कोई करी नहीं, मैंने तो ऑब्जर्वेशन करा कि ये आ कहां से रही है, तो भविष्यवाणी तो कोई थी नहीं, तो यहां पर भी अनाया ने कोई भविष्यवाणी तो करी नहीं थी। अनुमान, तो मैंने अनुमान लगाया कि यार ये चींटियां आ कहां से रही है, तो मैं एक अनुमान लगाया कि जैसे कोई खाने की चीज रखी है तो जरूर बेड के आसपास ही आ रही है, तो मैंने अनुमान लगा लिया। तो फिर मुझे पता चलेगा सिराने से आ रही है, क्योंकि मेरी गर्दन के पास खाया था एक दो ने, तो मैंने अनुमान लगा लिया वहां पर, ठीक है। प्रयोग तो अब करूंगा ना मैं, अब उन चींटियों को भगाने के लिए क्या करूंगा, आटा लगाता है, ठीक है, अब आटे से लाइन बना दूंगा बेड के सिराने पर, और जिससे वो चींटियां भाग जाएगी, क्योंकि यार मानना तो बेकार है उनको, तो आटा बनाऊंगा आज रात को, यही वाला काम करूंगा, अब करूंगा मैं प्रयोग, बट अभी तक तो नहीं करा ना प्रयोग, ठीक है। निष्कर्ष निकाल लिया मैंने यहां पर, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकाला कि ये जरूर मेरी गर्दन पे काट रही है, या यहां पर कुछ खाने की चीज रखी है, तो इनका संबंध जरूर बेड से ही होगा, यही पर आपकी निकल कर आ रही है, ठीक है। तो आपकी क्या हो गया, ए, सी और ई, ये आपका ए सी आपका सही हो गया, यानी फोर्थ आंसर आपका सही हो गया। तो ये निष्कर्ष मैंने यहां पर निकाले, तो बेसिकली जो इससे ये निष्कर्ष निकले, तो इस प्रकार के ये पेडागोजिकल क्वेश्चन बनने हैं कि आप बच्चे के यहां पर कौन से स्किल्स के, कौन से कौशलों पर ध्यान दे रहे, जो मैंने यहां पर कौशल्स पर ध्यान दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके आंसर निकल गए, ठीक। चलिए, नहीं आंटी को ही भेजूंगा भाई, मम्मी को ही भेजूंगा, वही चींटियों का इलाज करेगी, वो आटा वाटा से लेकर, मुझसे नहीं होगा उनका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर नजर डालते हैं। लक्ष्मण रेखा, भाई लक्ष्मण रेखा का उसके ऊपर नजर नहीं डलती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर सामने स्क्रीन पर आ गया, नजर डालते हैं इस वाले के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती है, सीधा अटैक करती है, फिर उसमें कुछ एक दो लाल चींटियां और आ गई थी, बड़ा खा गई थी वो, ठीक। अच्छा बताओ, चींटों के कितने पैर होते हैं? आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है
चींटियों के कितने पैर होते हैं? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान करता है, यानी कि एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर बनाना चाहती है, जैसे मैं आपको बनाना चाहता हूं। क्या वे एक समस्या के अच्छे समाधान करता बन जाओ? समस्या क्या है? सीटेट, यानी इसका समाधान कर जाओ आप लोग, ठीक है। उसको बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं? देखता हूं भाई मैं आपको कैसे इंकरेज कर सकता हूं। देखिए, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि बच्चों को अपना बच्चा समझकर आपको आंसर देना है। अब कहोगे सर बच्चों को तो पुरस्कार देने चाहिए, भौतिक पुरस्कार देने उनको चाहिए। देखिए, पुरस्कार के संबंध में मैंने आपको हमेशा एक बात बताई हुई है, पुरस्कार बच्चों को भौतिक तो नहीं देनी चाहिए, ठीक है। पुरस्कार उनको भौतिक नहीं देनी चाहिए। भौतिक की जगह आप लोग उनको कह सकते हो, कोई शाबाशी दे सकते हो कि बेटा तुमने इसका क्वेश्चन का सही आंसर दिया। जैसे मैंने चींटियों वाला क्वेश्चन दिया, तो चींटियों वाले के अंदर कोई 4 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, उल्टे सीधे आंसर बता रहे हो। तो मान लीजिए किसी बच्चे ने सही आंसर दे दिया, तो मैं क्या कहूंगा? वाह, ये बच्चे बहुत सही है जिन्होंने आंसर दिया। जैसे 4 बता रहे, कुछ 6 बता रहे, तो जिसने सही आंसर दिया कि बेटा ये वाला आंसर सही है, ठीक है, तो मैंने उनको तारीफ कर दी। जिन्होंने गलत दिया कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करो, आपका भी ठीक ठाक चला जाएगा। इस तरीके से मैं दोनों बच्चों को यहां पर मोटिवेट कर रहा हूं। तो पुरस्कार यहां पर जो भौतिक में नहीं दे रहा हूं मैं, पुरस्कार या तो मैं तारीफ में दे रहा हूं, या किसी की प्रशंसा में दे रहा हूं, या किसी की शाबाशी में दे रहा हूं। बट भौतिक पुरस्कार में कैसे हो जाएगा कि बेटा जो आंसर सही दे रहे हैं ना, उन्हें मैं एक को अपनी घड़ी दे दूंगा, ठीक है, एक को मैं अपना पेन दे दूंगा, एक को मैं अपना पैसे दे दूंगा, एक को अपना बैच फ्री में दे दूंगा। तो भौतिक पुरस्कार हो जाएगा। तो सारे के सारे टूट पड़ेंगे, और पूछो क्वेश्चन हमसे, और पूछो, आज सारा लूट के ले जाएंगे इसको, सचिन को ठीक है। तो ये भौतिक पुरस्कार नहीं देना होता, ठीक। और पुरस्कार जो देनी चाहिए ना, वो आपके एक निश्चित अंतराल पर देनी चाहिए। कैसे? एक निश्चित अंतराल पर देनी चाहिए, ना कि कभी रेगुलर देनी चाहिए, ठीक है, ना कि कभी रेगुलर देनी चाहिए। एक बच्चे ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया, ठीक है, मान लीजिए सीटेट के एग्जाम में आप में से कोई बच्चा 145 लेकर आ गया, तो मैं क्या कहूंगा कि देखो यार एक बच्चा 145 लेकर आ गया, उसको शाबाशी दे दी, उसका इंटरव्यू डाल दिया, जैसे ऑलरेडी मैं डालता हूं अपने बच्चों के, तो उस पर देना चाहिए। अब कोई बच्चा हर क्वेश्चन का आंसर सही देता जा रहा है, उसको कहो देखो मेरा बच्चा है, देखो ये भी सही दे दिया, ये भी सही दे दिया, तो वो आपका अवार्ड नहीं माना जाएगा, ठीक है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना चाहिए। देखिए यहां पर बात हो रही है आपके प्रक्रियात्मक ज्ञान, जो होती है आपकी प्रोसीजरल नॉलेज। प्रक्रियात्मक ज्ञान वो ज्ञान होता है जो एक आपका प्रक्रिया के थ्रू सीखा जाता है। जैसे आप लोगों ने अभी सीटेट के लिए पढ़ने आ गए, इससे पहले आप लोगों ने अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करा होगा, जो भी आप लोगों ने बीएड किया हो, डीएड किया हो, ठीक है, डीएलएड वगैरह जो भी किया हो आप लोगों ने, ठीक है। तो आप एक प्रक्रिया के थ्रू सीख रहे हो चीजें, उसके बाद आप लोग मेन एग्जाम के लिए बैठोगे, फिर उसके बाद आप टीचर बन जाओगे, तो आप लोग ज्ञान अर्जित करोगे। तो आप एक प्रक्रिया के थ्रू चीजें सीख रहे हो कि कैसे बच्चों के साथ आपको चीजें टैकल करनी है, उनको संभालना है, कैसे पढ़ाना है। ऐसा तो नहीं है कि सीधे जाकर बच्चों को आपको पढ़ाने का मौका मिल जाएगा कि हाँ भाई मैं टीचर हूं, सरकारी टीचर हूं, लाओ अब बच्चों को सीधा पढ़ाऊंगा, नहीं। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान आपका वो ज्ञान होता है जो आप एक प्रक्रिया के थ्रू सीखते हो। बट अगर यहां पर आपको एक समस्या समाधान करता बनना है, तो क्या सिर्फ केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर महत्व आप डालोगे? जी नहीं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अभी जैसे पिछले सीटेट के सीजन में, आई थिंक उसको 1 या 1.5 साल हो गया होगा, 1 साल हो गया होगा, तो एक मेरे स्टूडेंट थी, मैडम थी, उनके आई थिंक 132 या 35 कुछ नंबर थे, तो इंटरव्यू देने आई थी। तो उनके सीडीपी के अंदर ही शायद 29 थे या 30 थे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ में मेरा बच्चा भी देखता था आपकी वीडियो, और शायद उनकी एज 12 या 13 साल हो गई। तो उनकी सीडीपी इतनी स्ट्रोंग हो गई थी देखते देखते कि वो भी 1-2 नंबर गलत होते थे, 30 में से 28-29 वो भी मारता था। तो उनको भी फिर जो सीडीपी सीख रही है उनको भी इसी तरीके से सीखना चाहिए था, उनको टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करना चाहिए था, फिर सीटेट के अंदर आना चाहिए था, बट उन्होंने डायरेक्ट सीडीपी सीख ली। तो प्रक्रिया के थ्रू थोड़ी सीखा उन्होंने ज्ञान, उन्होंने डायरेक्ट सीख लिया, एक एनवायरमेंट के थ्रू सीख लिया। तो केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल नहीं देना चाहिए, ठीक है, प्रक्रियात्मक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन केवल नहीं होना चाहिए। ये जो आपका केवल वर्ड है ना, ये नेगेटिव माना जाता है। बट या आपसे पहले जब ऑफलाइन एग्जाम होता था 99% नेगेटिव माना जाता था, पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ तब ये 95% नेगेटिव माना जाता है, अब ये लगभग आपका 90% नेगेटिव माना जाता है। मतलब इसको देखकर अब यूज करना, क्योंकि कुछ जगह पर ये आपका थोड़ा पॉजिटिव भी माना जाता है, ठीक है, केवल जो आपका वर्ड होता है। ये भी नहीं होगा गलत उत्तरों को अस्वीकार करके उन्हें दंडित करके। देखिए मैंने क्या बताया, बच्चों को अपना बच्चा समझकर आंसर देना है। क्या आप उनको पनिशमेंट दोगे? जी नहीं, आप लोग उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते। आरटी की राइट टू एजुकेशन के आर्टिकल नंबर 17 के अंदर क्लियर प्रावधान है, अगर आपने बच्ची को कोई सजा दी
तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और बच्चों को अपना बच्चा मानना है, ठीक है, कसम खाई आपने, तो बच्चों को आप कोई सजा नहीं दे सकते। बच्चों को सहजनाभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना कि बेटा अनुमान लगा, ठीक है, जितना हो सके जो आपके सामने समस्या है सीटेट के एग्जाम की, बेटा कैसे उसको पास कर सकता है, अनुमान लगा। सर सचिन सर की वीडियो देख लूंगा, इनके ये क्लास देख लूंगा, ठीक है, इनके मॉक टेस्ट वगैरह लगा लूंगा। तो बच्चा यहां पर अनुमान लगा रहा है और उसी पर आधारित अपना क्या काम कर रहा है, मंथन कर रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, ठीक है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि भी इसके अंदर आ जाती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहां पर विचारों का अपना क्या आ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है दिमाग के अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि सीटेट के एग्जाम को कैसे पास करोगे, तो आपके दिमाग में क्या हो गया, एकदम उथल पुथल आनी शुरू होगी, तो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, ब्रेन के अंदर स्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ जाता है, यही इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। बच्चों के अंदर आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करवानी होती है किसी भी टॉपिक से जुड़ा, अगर आपको इनको चीज पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पेडागोजी को रटना मत, क्वेश्चन पढ़ लिया, सीधा आंसर पढ़ लिया, डिटेल में समझिए जितना भी हो सके। जितना डिटेल में समझोगे, पेडागोजी आपके दिमाग में ना आए फिर मुझे बता देना, ठीक है। डिटेल में समझिए उसको जितना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं, ठीक है, जो अलग अलग उन्होंने धारणाएं, जो अलग अलग बिलीफ बनाए हुए, जैसे आप लोगों ने बनाए हुए जब आप लोग अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे थे भाई, इसके बाद एक सीटेट का एग्जाम हो रहा है, अच्छा एक और एग्जाम होता है क्या, हाँ भाई एक और होता है, उसके बाद फिर आपको गवर्नमेंट जॉब वाला एग्जाम देना होता है, अच्छा वो भी होता है, वो भी होता है भाई, अच्छा उसके लिए तो सचिन सर एक है भाई यूट्यूब पर तैयारी कराते हैं, उनसे पढ़ लेना, अच्छा उनसे पढ़ना है। ऐसे ऐसे आप लोगों ने बिलीफ यानी कि धारणाएं बनाई होती है, छोटा बच्चा भी ऐसी बनाता है, अलग अलग चीजों के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, पढ़ाई से संबंधित के बारे में, सब्जेक्ट से जुड़ी चीजों के बारे में। तो आपको क्या समझना है, बच्चों को अपना बच्चा समझना है, तो बच्चे से जुड़ी जो धारणाएं भी होती है ना, इसको भी आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण मानना है। क्या मानना है, इनको भी बड़ा आपको महत्वपूर्ण मानना है, चाहे बच्चा कुछ भी धारणाएं समझ ले, आप मत बनाना कुछ भी धारणा, ठीक है। चाहे मेरे बारे में भी, यहाँ पर छोटे बच्चों की बात हो रही है, आप बड़े बच्चे हो, ठीक है। कभी कुछ भी धारणा बना दे कि सर बाल इधर के निकाल कर आ रहे हो, कभी इधर के निकाल कर आ रहे हो, कभी ये पहन कर आ रहे हो, छोटे बच्चों की बात हो रही है, तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएगी, ठीक है। तो वैकल्पिक धारणाओं को संबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, वो आपको बताना है। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे। देखिए यहां पर वर्ड आ गया प्रतिबंधित, यार हमको बच्चों को अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करने के मौके देने हैं। छोटा बच्चा है, अब मान लो आपको अपने विचार एक्सप्रेस करने के मौके दे दिए तो टूट पड़ोगे मेरे ऊपर, अच्छा बताओ शादी कब कर रहे हो, अच्छा बताओ घर के अंदर कौन कौन है, अच्छा बताओ ये बाल के अंदर क्या लगा के आते हो, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हो। भाई मैं कुछ नहीं लगाता, देखो ऑयल भी नहीं लगा होता मेरे बालों के अंदर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना। तो ये आपकी जो धारणा है, मैंने क्या बताया, ये महत्वपूर्ण है, इनका सम्मान करना चाहिए। अब मैं आपकी सम्मान करने बैठूंगा, मेरा पूरा टाइम इसी के अंदर निकल जाएगा, इसलिए मैंने कहा छोटे बच्चों की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो छोटे बच्चे की धारणा को एक्सप्रेस करना चाहिए, महत्वपूर्ण मानना चाहिए, आपकी नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहां पर गलत हो गया, ठीक है। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना, शिक्षक केंद्रित नहीं मानना चाहिए, हमेशा क्या मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। जब यहां पर बाल केंद्रित शिक्षा की बात आ रही है तो शिक्षक का काम यहां पर क्या आ गया, यहां पर शिक्षक का कोई काम नहीं, सेंटर में कौन है, बच्चा, ठीक है। और टीचर कहां मिलेगा, बच्चे के पैरों में मिलेगा, ठीक है। ये आज की डेट के अंदर कंडीशन है, बट टीचर हावी हो जाते हैं बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो आज की डेट के अंदर जो भी है पावर के अंदर वो बच्चा है यहां पर, ठीक है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, बिल्कुल हाँ, आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना है एज ए टीचर आपको, ठीक है, कि जहां पर बच्चा अपनी धारणा को व्यक्त कर सके कि बेटा देखो मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर से संबंधित आप क्या कोई और चीज जानते हो, आपको इस क्लासरूम के अंदर कुछ और चीज दिख रही है इस चैप्टर से जुड़ी हुई। जैसे मान लीजिए मैं आपको बच्चों को कुछ लाइट का चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो लाइट से बेटा क्या क्या चीजें चल सकती है, सर फैन चल सकता है, सर लाइट से देखिए ये आपका ये हमारी और भी लाइटें खुली हुई है, ये चल सकते हैं। तो बच्चा अपने विचारों को एक्सप्रेस करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। देखिए जहां पर भी बच्चों को उपेक्षा करने की बात आ जाएगी, इग्नोर करने की बात आ जाएगी, मतलब टीचर में इतनी हिम्मत है कि उसको इग्नोर कर देगा या उससे जुड़ी किसी भी चीजों को इग्नोर कर देगा, नहीं कर सकता। आपको इग्नोर नहीं करनी बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को। अगर बच्चा चाहे सामाजिक रूप से कमजोर है, चाहे बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड से ही हो जाएगा। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।